इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब समाप्त हो चुका है, अभी कल जो मैंने एक वीडियो डाला है उसमें उसके डिस्क्रिप्शन में देखिएगा एक लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करते ही आपको मिल जाएगा एक 30 क्वेश्चन का एक सेट मिल जाएगा। और उस 30 क्वेश्चन में सब तरह के क्वेश्चन है, सारे लेवल के क्वेश्चन हैं। कुछ बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है, कुछ थोड़ा सा मुश्किल भी है, कुछ तो बहुत मुश्किल भी है, जिसमें आपको थोड़ा सा अपना इंटेलिजेंसिया इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। सोचने वाला सवाल है उसमें। तो मैंने ये सवाल कुछ दिए हैं, 30 सवाल, जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक बात चल रही है कि सिलेबस में थोड़ी कटौती होगी, तो थोड़ी कटौती होगी तो बोर्ड के लिए कटौती होगी, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कटौती नहीं होगी। अगर आप अपने दिमाग में एक टारगेट रख के चलते हैं कि हमको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होना है, तो सिलेबस में कोई कटौती नहीं होने वाली है। और सिलेबस में कटौती होगी भी क्यों, वो आपको पूरा पढ़ना है और पढ़ना भी चाहिए। कम सिलेबस पढ़ के आधा अधूरा ज्ञान होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। खैर, हम लोगों का काम है वो सिलेबस पूरा पढ़ना। जितनी कटौती हो जाएगी, बोर्ड में वो आपको एक बेनिफिट मिलेगा, लेकिन कटौती जो होगी होगी। हम बात करने वाले हैं आज एक नए चैप्टर की, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ये चौथा चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स। मैंने लिख दिया है बोर्ड पे पहले ही। केमिकल काइनेटिक्स में ही एक ऐसा चैप्टर, ये अंतिम चैप्टर समझिए फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसमें थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल बनाने का मौका मिलेगा आपको। न्यूमेरिकल यहीं तक होता है, इसके बाद जो सरफेस केमिस्ट्री आएगा, एक और चैप्टर बच जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री का। उस चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, वो बड़ा ही एकदम थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल चैप्टर है। कंसेप्चुअल तो ये सब भी होते हैं, इसका भी कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में डेवलप हो गया है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत परेशानी नहीं होती है। तो यहाँ बड़ा लिमिटेड फार्मूला है जिस पर बेस्ड होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ज़रूरत है उसको बहुत माइन्यूटली, बहुत ही शांत होकर समझने की, कॉन्शियसली उसको समझने की ज़रूरत है, और उसके बाद न्यूमेरिकल बनाना बड़ा आसान हो जाता है। ये चैप्टर भी बहुत लंबा तो नहीं कह सकते, लेकिन है अपने आप में एक चैप्टर है, तो बड़ा चैप्टर है ही। 3-4 टॉपिक इसमें भी आ गया है और इसको बड़ा मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। बड़ा ही कंसेप्चुअल चैप्टर है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जहाँ होता है वहाँ वो मज़ा आता भी है। तो इस चैप्टर को, केमिकल काइनेटिक्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और जितना भी लेक्चर लगे इसमें, इसको स्टार्ट तो पहले कर लें। केमिकल काइनेटिक्स में ये जो टर्म बना है, 2 वर्ड के मिलाने से बना हुआ है। केमिकल का मतलब होता है रिलेटेड टू द केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर केमिकल हमने कहा है, केमिकल रिएक्शन से मतलब हम रखते हैं यहाँ पर हमारा मीनिंग है केमिकल रिएक्शन से। और ये जो काइनेटिक वर्ड है, काइनेटिक्स वर्ड, ये बना है एक लैटिन वर्ड होता है काइनेसिस, उससे बना है ये काइनेटिक। और काइनेसिस का मतलब होता है, मीनिंग ऑफ काइनेसिस, इसका लिटरल मीनिंग है मूवमेंट। हम लोग इसको मूवमेंट कहते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स का मतलब हो गया केमिकल रिएक्शन का मूवमेंट। मूवमेंट क्या होगा? केमिकल रिएक्शन में कोई हाथ पैर थोड़ी है कि वो मूव करेगा, उसमें कोई मूवमेंट होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस हम उसको उसके मीनिंग को समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन के मूवमेंट का मीनिंग क्या होता है, हम इसको समझेंगे, ये बात की बात है। लेकिन इसका लिटरल मीनिंग यही है कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के मूवमेंट को समझना चाहते हैं इस चैप्टर में। ये चैप्टर का नाम यही बता रहा है। खैर चलिए, हम लोग इसको ज़रा देखिए कि आखिर केमिकल काइनेटिक्स की हमको ज़रूरत क्यों है, हम क्यों पढ़ना चाहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो पहले हम ये समझ लें कि हमको इसकी क्यों ज़रूरत क्यों है, क्यों पढ़ें हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ के हमको क्या मिलेगा। तो पहले हम ये समझ लें, फिर उसके बाद इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा हम लोगों को। तो देखो, हम सपोज करते हैं एक केमिकल रिएक्शन,
सपोज ए केमिकल रिएक्शन, सपोज कीजिए वो केमिकल रिएक्शन है A प्लस बी, ये दे रहा है C प्लस डी। तो इस जनरल इक्वेशन में आप इसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। इस जनरल केमिकल इक्वेशन में इसको कहा जाता है रिएक्टेंट्स, इसको कहा जाता है रिएक्टेंट्स और इसको कहा जाता है प्रोडक्ट्स। ये सभी लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ा हुआ है इसको। ये रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट है। तो एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन होता है, ये हम लोग जानते हैं। अब जब हम बड़े हो गए, सपोज कीजिए कि हमको कोई केमिकल रिएक्शन कराने के लिए दे दिया जाए कि ये इनके बीच में केमिकल रिएक्शन कराइए, आप लैब में जाइए और इनके बीच में केमिकल रिएक्शन कराइए। तो उस केमिकल रिएक्शन के बारे में हमारे दिमाग में 3 सवाल उठेंगे, 3 सवाल उठेंगे, ध्यान दीजिएगा कि अबाउट एनी केमिकल रिएक्शन, एनी केमिकल रिएक्शन, 3 questions arise। उसमें से पहला क्वेश्चन होगा, सबसे पहले अगर कोई भी आदमी अगर थोड़ा सा भी पढ़ लिख लिया है, थोड़ा सा भी उसमें नॉलेज हो गया है, तो वो पहले इंश्योर कर लेना चाहता है कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ तो क्या वो काम फिजिबल है, क्या वो काम होने वाला है। अगर होने वाला है ही नहीं वो काम नहीं होगा तो फिर हम क्यों करने जाएंगे। पहली बात, हमको ये मालूम हो जाना चाहिए कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो काम होगा, भले ही उसमें हमको जितना खर्च लगे, जितना मेहनत करना पड़े, लेकिन वो हो जाएगा। हमको ये बात मालूम होनी चाहिए, तभी नहीं तो अगर हमको ये पता चल जाए पहले ही कि नहीं आप कितना भी काम कर लीजिए वो होगा ही नहीं, तो हम करेंगे ही नहीं वो काम। तो पहला सवाल है कि क्या यह रिएक्शन फिजिबल है, क्या यह रिएक्शन पॉसिबल है, क्या यह रिएक्शन होने वाला है। पहला सवाल आएगा, इज दिस रिएक्शन फिजिबल, क्या यह रिएक्शन फिजिबल है। फिजिबल का मतलब पॉसिबल, होने वाला है कि नहीं है। दूसरा सवाल आएगा कि अगर यह रिएक्शन फिजिबल हुआ, तब नहीं फिजिबल है तब तो यही बात समाप्त हो गई। लेकिन अगर यह रिएक्शन फिजिबल हुआ तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो रिएक्शन है वो कितना % होगा। व्हाट विल बी द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का एक्सटेंट क्या होगा, किस हद तक रिएक्शन होगा, कितना % हमको प्रोडक्ट मिलेगा। आप सपोज कीजिए कि कोई रिएक्शन आप कराने जा रहे हैं, भले ही वो रिएक्शन होगा लेकिन हमको 2% प्रोडक्ट मिले, तो वैसा रिएक्शन करा के क्या फ़ायदा। तो पहला जो सवाल था उसमें अगर हमको हाँ मिला आंसर कि हाँ ये फिजिबल है, तो दूसरा मन में सवाल आएगा कि इस रिएक्शन में एक्सटेंट क्या होगा, कितना % रिएक्शन होगा। तो हम वो दूसरा सवाल भी पूछ लेते हैं। इफ द रिएक्शन इज फिजिबल, रिएक्शन इज फिजिबल, then what will be the extent of reaction, that is what percentage of reactant will be converted into प्रोडक्ट। दूसरा सवाल हमारे मन में यही आएगा। और अगर दूसरे सवाल का जवाब भी हमको मिल गया कि नहीं 50% रिएक्शन होगा, 80% रिएक्शन होने वाला है, हमको ये जवाब मिल गया, तब अब हमारे मन में आएगा ना कि ठीक है 80% रिएक्शन अगर होगा तो अच्छी बात है, तो
तो फिर हमारे मन में सवाल आएगा, तो हमको टाइम कितना लगेगा, ये भी तो देखना पड़ेगा। अब सपोज कीजिए कि 80% रिएक्शन लगे हो और हमको टाइम लगे 10 साल, तो हम क्या 10 साल तक बैठेंगे वहाँ? तो तीसरा जो सबसे अहम सवाल है वो ये होगा कि व्हाट टाइम विल बी टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो हम ये कहेंगे हाउ लॉन्ग will it take to complete, मतलब यह कंप्लीट होने में कितना वक्त लेगा। चलिए आइए इन सवालों का जवाब हम ढूंढने चलते हैं। इन सवालों का जवाब हम ढूंढते हैं, हम अपने केमिस्ट्री में, हम अपने फिजिक्स में, हम अपने बायोलॉजी में, जहाँ भी इसका जवाब मिलेगा हम ढूंढेंगे। तो हम इसको बारी बारी करके सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन कैन बी answered by the thermodynamics। थर्मोडायनामिक्स से हम उसका जवाब दे सकते हैं। थर्मोडायनामिक्स का एक कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ है कि किसी भी फिजिबल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होता है। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स, for a फिजिबल रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन फिजिबल है तो डेल्टा जी का वैल्यू जो है वो निगेटिव होगा। तो हम उसके लिए डेल्टा जी निकालेंगे। डेल्टा जी का मतलब हुआ, डेल्टा जी अगर आप निकालोगे तो डेल्टा जी निकालने के लिए कहते हैं ना कि गिव्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यही तो करना है। तो इसका डाटा, थर्मोडायनामिक डाटा अवेलेबल होता है, वहाँ से कैलकुलेट करके हम यह पता लगा सकते हैं कि यह रिएक्शन फिजिबल होगा कि नहीं होगा, यह रिएक्शन होने वाला है कि नहीं होने वाला। अगर डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आया तो हम समझ जाएंगे कि ये होने वाला है, अगर पॉजिटिव आया तो समझ जाएंगे कि नहीं होने वाला है, तो कराएंगे ही नहीं, उसमें टाइम ही नहीं देंगे, उसमें अपना एनर्जी ही नहीं लगाएंगे। तो पहली बात, पहले सवाल का जवाब हमको मिल गया, और वो जवाब कहाँ मिला है? थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में। थर्मोडायनामिक्स आपने पढ़ा हुआ है, वो फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, वो कॉमन चैप्टर है, हमको वहाँ फिजिबिलिटी की जानकारी सही मिल जाएगी। तो फिजिबल रिएक्शन है कि नहीं है ये हमको पता चल गया। दूसरा, सेकेंड क्वेश्चन कैन बी answered by the इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा हुआ है आपने, थ्रू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से हम लोग यह जानकारी हासिल कर सकते हैं कि कितना एक्सटेंट रिएक्शन होगा, रिएक्शन कितना परसेंटेज होगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए आपको याद होगा कि एक्सप्रेशन होता है, कोई भी रिएक्शन जो दिया हुआ है, यही रिएक्शन जो दिया हुआ है, जो मैंने सपोज किया हुआ था कि उस रिएक्शन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखते हैं, तो ये भी समझ लेते हैं। फॉर द रिएक्शन, ये जो रिएक्शन था A + B
C+D, तो इसके लिए अगर आप Kc लिखोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D, आप समझ रहे हैं कि ये रिएक्शन बाई डायरेक्शनल होगा, रिवर्सिबल होगा, बाई कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, यही लिखते हैं। इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं, ठीक है, जिसमें ये जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, सब लोग जानते हैं। और ये इसके भीतर A लिख दिया है, इसका मतलब समझेंगे इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ A, इसको हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ A, स्क्वायर ब्रैकेट में घेर देने का मतलब होता है उसका कंसंट्रेशन बता रहे हैं। वैसे ही B रखा हुआ है तो कंसंट्रेशन ऑफ B, कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D वगैरह वगैरह, तो ये कंसंट्रेशन के लिए लिखा है हमने। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि Kc जो होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि P और Q क्या है, C और D क्या है, प्रोडक्ट है, A और B क्या है, रिएक्टेंट है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कहता है कि अगर इफ Kc इज इक्वल टू 1, तो इसका यह मतलब हुआ कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। इसका यह मतलब हुआ इट मीन्स 50% रिएक्शन, इसका मतलब 50% रिएक्शन जो है हैज बीन कंप्लीटेड, इसका मतलब 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। देखिए परसेंटेज पता चल गया ना। ठीक वैसे ही अगर इफ Kc इज ग्रेटर देन 1, इट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इसका सीधा मतलब हुआ कि रिएक्शन जो है इट मीन्स more than 50% reaction has been completed। इसका सीधा मतलब हुआ कि एक 50% से ज़्यादा रिएक्शन हो गया। अब आप कहिएगा कि सर एग्जैक्ट 20% 25% कैसे निकालेंगे, तो डाटा होगा हमारे पास, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो डाटा है और जितना उसका QC निकालते हैं उसका रेशियो निकाल के 100 से गुना कर देंगे, परसेंटेज पता चलेगा, वो आसान काम है। लेकिन हमने एक मोटा मोटी तौर पे ये समझ लिया कि ये जो दूसरा सवाल है उसका जवाब हमको इक्विलिब्रियम चैप्टर में मिलेगा, और वो टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो हमको ये बताएगा कि रिएक्शन का एक्सटेंट कितना है, किस हद तक, किस परसेंटेज तक रिएक्शन हुआ है। तो इसका जवाब भी हमको मिल गया, और वो जवाब मिला है हमको इक्विलिब्रियम चैप्टर में, पढ़ा है आपने। अब थर्ड सवाल का जवाब ढूंढना है। थर्ड क्वेश्चन कैन नॉट बी answered by any other branch of chemistry, any other branch of chemistry, but can be answered only by केमिकल काइनेटिक्स। केवल और केवल केमिकल काइनेटिक्स ही उसका जवाब दे सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है। केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसा ब्रांच है केमिस्ट्री का जो हमको रिएक्शन के कंप्लीट होने में या रिएक्शन के होने में लगे हुए समय की जानकारी देता है। तो हम उसी ब्रांच को कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। मतलब ये हुआ
कि हम लोग एक ऐसा ब्रांच पढ़ने वाले हैं जो हमको ये जानकारी देगा, जो एक ऐसा इन्फॉर्मेशन देगा कि किसी केमिकल रिएक्शन के होने में कितना वक्त लगेगा। आपको जब मैं थर्मोडायनामिक्स पढ़ा रहा था उस समय मैंने ये समझाया था कि थर्मोडायनामिक्स जो है उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि रिएक्शन में वक्त कितना लगेगा, वो केवल यह बतलाएगा कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन कितना वक्त लगेगा इससे कोई मतलब उसको नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स इज the branch of chemistry that deals with the rate of reaction या उसी को स्पीड ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं। स्पीड ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। तो मैंने आपको अभी कहा कि टाइम लगना है, तो टाइम लगना है का मतलब ये हुआ, जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं, यहाँ से हमको जाना है दुमका, तो दुमका जाने में तो वक्त लगेगा ना, तो वक्त जितना डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया और उसको वक्त से भाग दे दीजिए तो क्या निकलेगा, स्पीड, हमारा स्पीड कितना था उतना ही। वैसे ही अगर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में निश्चित रूप से चेंज होगा, वैसे ही प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में भी चेंज होगा। तो उन दोनों के कंसंट्रेशन के चेंज में हम अगर टाइम से भाग दे देंगे तो वो कहलाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। यही कहता है कि कितना वक्त लगेगा। तो हमको उसी को एक केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, साइंस के लैंग्वेज में उसको कहते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन। तो ये किसको डील करता है, रेट ऑफ द रिएक्शन को डील करता है और उसको प्रभावित करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स को डील करता है ये केमिकल काइनेटिक्स। आपको बताया हुआ है ऑल्दो thermodynamics is silent about the time taken in the completion of a process। किसी प्रोसेस के कंप्लीशन में कितना टाइम लगेगा, इसमें थर्मोडायनामिक्स एकदम साइलेंट होता है, वो उसके बारे में कुछ कहेगा ही नहीं। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है ये मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है। केमिकल काइनेटिक्स जो है वो केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी रिएक्शन के रेट या उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये केमिकल काइनेटिक्स हुआ। अब कोई रिएक्शन हो रहा है, देयर आर many factors that affect the rate of the reaction। आपको एक स्पेशल टॉपिक में पढ़ाऊंगा मैं, इसके जस्ट बाद वही टॉपिक पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आप रेट ऑफ द रिएक्शन को इतना समझिए कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगेंस्ट द टाइम के अगेंस्ट में, टाइम एक यूनिट टाइम में जितना चेंज हो रहा है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में, वही उसका रेट कहलाया। रेट के मतलब यही होता है, जैसे अगर आपको मैंने 100 रुपये दिए और आप 10 आम खरीद के लाए तो आम का रेट क्या हुआ, 10 रुपये पर आम। तो हमने क्या किया है, उसको 100 रुपया को 10 से भाग दे दिया है, 10 आम लाए तो 100 भाग दे दिया है, तो रेट निकल गया। ठीक वैसे ही अगर किसी रिएक्शन को होने में रिएक्टेंट जो है वो जितना कंप्लीट हो रहा है, जितना कंसंट्रेशन घट रहा है, उसमें 5 मिनट लगता है, तो रेट क्या होगा, 5 से भाग दे देंगे तो पर मिनट हो गया रेट। तो ऐसे हम लोग रेट समझते हैं और उसको अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे अगर कोई रिएक्शन है ए और इससे बन रहा है बी,
तो आप समझ रहे हैं कि ए जितना ज़्यादा होगा बी उतना तेज़ी से बनेगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, concentration of reactants and product एक रिएक्शन आपको, जैसे गैसियस रिएक्शन AG प्लस 2BG ये दे रहा है AB2G, तो इधर 1 मोल, इधर 2 मोल, 3 मोल हुआ, इधर 1 मोल हुआ। तो अब अगर इसका प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा? राइट साइड में। मतलब अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, तो प्रेशर भी हुआ। दूसरा फैक्टर प्रेशर भी हुआ और उसी के साथ साथ टेम्परेचर भी हुआ। प्रेशर हुआ, टेम्परेचर हुआ, ये सब फैक्टर्स हैं जिस पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। और भी बातें हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन का नाम कभी सुना होगा? फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात कभी नाम सुना होगा आपने? फॉर ए फोटोकेमिकल रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन जैसे AgCl, ये लाइट के प्रेजेंस में जैसे ही रखोगे इसको तो ये सिल्वर सॉलिड प्लस Cl2 गैस में टूट जाता है और इसका जो रेट होगा, रेट डिपेंड्स अपॉन, ये C लिखा, डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी जितनी होगी उस पर डिपेंड करेगा ये रिएक्शन का रेट। तो यहाँ लाइट भी उस पर असर डाल रहा है। आप फिजिकल स्टेट की बात भी कर सकते हैं। फिजिकल स्टेट, अगर कोई रिएक्टेंट पाउडर्ड स्टेट में है, मतलब उसका चूर्ण बना दिए हैं, तो उसका रिएक्टिविटी फास्ट होता है, वो जल्दी रिएक्ट करता है। आप ये बहुत जगह पर एक्सपेरिमेंट में देखोगे। अगर उसको हम पाउडर बना देते हैं तो हम ये कह सकते हैं ए पाउडर्ड रिएक्टेंट रिएक्ट्स फास्टर, वो तेज़ी से रिएक्ट करता है एक सॉलिड के मुकाबले। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं, जिसमें एक और भी फैक्टर है, कभी नाम आप सुने होंगे, कैटलिस्ट, जो रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं और उन सारे फैक्टर्स के बारे में एक सबसे खुशी की बात यह है कि उन सारे के सारे फैक्टर्स के बारे में यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे और बड़ा ही अच्छे से डेप्थ में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर का पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं और वो है रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन। तो जैसे सपोज कीजिए, सपोज इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी, ध्यान देना, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी, फिजिक्स में पढ़े हैं हम, उस कंसेप्ट का यहाँ यूज करना चाहते हैं। एट 10 मिनट, ये जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। 10 सेकेंड कर देता हूँ, 10 सेकेंड, 5 मिनट पर सेकेंड है। At 10 second, the velocity becomes 10, ऐसा करता हूँ, इसको कर देता हूँ 25 मीटर पर सेकेंड, ऐसा हो गया है। तो आप रेट कैसे निकालते हो? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी
रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हो? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय फाइनल टाइम जो लगा था माइनस इनिशियल टाइम। यही तो करते हो आप। तो यहाँ पर अगर कैलकुलेट करोगे तो निकालोगे ना 25 माइनस 5 बाई टाइम कितना लगा है 10 माइनस 5 तो 20/5 मीटर पर सेकेंड। यही तो ये हम लोग निकालेंगे। चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड से सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात हो गई कि ये वेलोसिटी में चेंज का रेट जो है निकाला हमने, कैसे निकाला। ठीक वैसे ही सिमिलरली अगर हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो रिएक्शन में क्या होगा? वेलोसिटी में तो चेंज हो नहीं रहा है, रिएक्शन में तो रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है। तो हम कहेंगे कि चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। यही तो बात होगी। कंसंट्रेशन में चेंज हुआ और फिर टाइम में जो चेंज हुआ उसे डिवाइड करें तो रेट निकल गया। तो हम आपको एक तरीका बता रहे थे, एक रास्ता बता रहे थे कि हम किसी भी रिएक्शन का रेट कैसे निकालेंगे, कैसे समझेंगे। तो रिएक्शन के रेट का डेफिनेशन जो शुरू में मैंने आपको बताया था कि इट इज़ द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। तो करना यही है कि जितना कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में के कंसंट्रेशन में चेंज हुआ है उसको टोटल टाइम जो कंज्यूम हुआ उससे भाग दे देना है और इससे हमको मालूम हो जाएगा रेट। तो ठीक बात है, एक बेसिक कंसेप्ट आपको मैंने समझा दिया है। अब उसी के आधार पर हम रिएक्शन का रेट डिसाइड करेंगे। देखिए, सपोज कीजिए एक केमिकल रिएक्शन, सपोज ए केमिकल रिएक्शन जिसमें आर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। एक सिंपल सा रिएक्शन लेता हूं। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन concentration of reactant decreases, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा एंड दैट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। यही तो बात होगी, हमेशा यही होता है। तो अगर आप रेट लिखना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन, अगर आप रेट लिखना चाहते हैं तो क्या लिखिएगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम, या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम। यही तो होगा, चेंज इन टाइम, चाहे टाइम जितना लगा, चाहे टाइम टेकन, ये भी हम लिख सकते हैं चेंज इन टाइम। यही तो करना होगा। तो कहता है कि अगर
इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट HR1, ये हम ऐसे घेर दे रहे हैं, समझ आइए, इसको घेर दिया है मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में, इसका मतलब ये कंसंट्रेशन हुआ, R1 मैंने उसको लिखा, एंड फाइनल एंड आफ्टर टाइम t it becomes R2। ध्यान दीजिएगा, ये कंसंट्रेशन जो है t टाइम के बाद R2 हो गया। तब अगर हम रेट लिखेंगे, रेट ऑफ द रिएक्शन तो हो जाएगा फाइनल कंसंट्रेशन R2 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन R1 बाई टाइम कितना लगा T। यही तो होगा, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहां देखो, सिंस concentration of reactant decreases, so this R2 will be smaller than R1। निश्चित रूप से चूंकि कंसंट्रेशन घट रहा है तो फाइनल कंसंट्रेशन जो होगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन से कम होगा। हेंस the concentration of R2 minus concentration of R1 will be negative। ये निगेटिव हो जाएगा, और जब वो निगेटिव हो जाएगा तो रेट भी निगेटिव होगा, एंड रेट also becomes नेगेटिव, रेट भी निगेटिव हो जाएगा। अब जरा समझिए, आपको मैंने कुछ पैसे दिए और कहा कि आप जाओ और आम खरीद के ले आओ। मैंने आपको 10 रुपये दिए और आप आम खरीद के ले आए। मैंने पूछा कि अब बताओ बच्चों कि आम का रेट क्या था, तो क्या आप बोलेंगे कि सर आम का रेट -10 रुपये था? आम का रेट -10 रुपये कैसे हो सकता है? या तो आम फ्री में आपको दे दिया होगा, लेकिन निगेटिव रेट के निगेटिव होने का कोई मीनिंग होता ही नहीं है। निगेटिव रेट जो है वो मीनिंगलेस है। रेट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, नहीं होना भी चाहिए। तो हम ये यहाँ लिखना चाहते हैं, बट द रेट कैन नॉट बी नेगेटिव, हेंस वी पुट negative sign before the concentration of reactant while expressing the rate in the terms of concentration of reactant। जब हम रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन के टर्म में रेट को एक्सप्रेस करते हैं तो पहले माइनस साइन लगाते हैं। अब देख लो, तो अब जो है रेट हो जाएगा -R2 माइनस R1 बाई T। अब देख लीजिए, अब ये जो क्वांटिटी होगी वो तो निगेटिव होगी, तो निगेटिव से निगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा। अब जो है वो रेट पॉजिटिव हो गया। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना होता है
कि जब कभी हम किसी रिएक्शन के रेट को रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से पहले निगेटिव साइन लगाना होता है। क्यों? क्योंकि हम रेट को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं। रेट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमको उसके पहले माइनस साइन लगाना ज़रूरी है। माइनस साइन लगाते हैं और तब हम लोग रेट एक्सप्रेस करते हैं और वो रेट पॉजिटिव हो जाता है। मतलब निगेटिव रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और आप समझ रहे होंगे कि ये चेंज जो है उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये डेल्टा आर और इससे पहले माइनस लगा देना है और टी, जिसमें हम कहते हैं where this delta concentration of R is change in concentration of reactant, change in concentration of reactant। और आप एक डेल्टा का मतलब समझते ही होंगे, यहाँ जो डेल्टा लिखा है इसका मतलब होता है चेंज, इसको कहते हैं चेंज। और हम इसको लिख देते हैं कि ये सफिशिएंटली लार्ज चेंज, ये लार्ज चेंज को दिखाने के लिए हम लोग डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं। और एक होता है डी, स्मॉल डी, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज। ये स्मॉल डी का मतलब हुआ कि बहुत ही कम चेंज हो रहा है, तो उसको स्मॉल डी से दिखाया जाएगा। और ये जो डेल्टा लिखा ट्रायंगल, उसके एक सफिशिएंट लार्ज चेंज को दिखाया जाता है। तो मैंने आपको ये समझाया कि जब कभी किसी भी रिएक्शन के रेट को हम एक्सप्रेस करेंगे इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से पहले माइनस साइन लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि हम रेट को कभी भी निगेटिव नहीं कर सकते हैं। और अगर माइनस साइन नहीं लगाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, जो कि इररिलेवेंट हो जाएगा। तो हम लोग इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अगर हम प्रोडक्ट के टर्म में लिखें, इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, इन द terms of product, rate of the reaction can be written। तो प्रोडक्ट के टर्म में लिखोगे तो रेट हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, change in concentration of product by time taken, यही तो होगा। तो अगर सपोज कीजिए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वो जो है वो P1 था, एंड आफ्टर टाइम T इट बिकम्स P2, ये P2 हो गया। नाउ अब हम अगर रेट लिखना चाहते हैं तो वो हो जाएगा कंसंट्रेशन P2 माइनस कंसंट्रेशन P1 बाई T। हेयर प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड, प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस्ड होगा, सो P2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन P1। तब रेट जो है वो पॉजिटिव ही होगा और हमको माइनस से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। P2 बाई T हमको माइनस से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट के टर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं,
जहाँ कोई माइनस से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में पॉजिटिव होगा। चलिए इसको हम जरा ग्राफिकली देख लेना चाहते हैं, रेट को हम ग्राफिकली देख लेना चाहते हैं। ग्राफिकली we can see the rate। अब देखो जरा गौर करना, अगर ग्राफ प्लॉट करना होगा तो हम टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इस पर हमने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिया और इस पर हम टाइम ले रहे हैं, ठीक है, यही तो करना होगा। तो शुरू में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहा होगा, धीरे धीरे घटते 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 मिनिमम हो गया होगा, ठीक है, ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हुआ। ठीक वैसे ही अगर आप प्रोडक्ट को प्लॉट करेंगे तो देखिए इस पर हम टाइम ले रहे हैं और इस पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट शुरू में 0 रहा होगा और ये धीरे धीरे बढ़ा होगा, मैक्सिमम हुआ होगा। ये दोनों ग्राफ को समझिए जरा। अब अगर हमको रेट निकालना ही है तो ये कंसंट्रेशन C1 और ये कंसंट्रेशन C2, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम जो होगा वो T1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम T1 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम T2। तो अगर रेट लिखोगे, रेट तो माइनस तो पहले लगाना होगा, ये C2 माइनस C1, माइनस क्यों लगाए आप जानते हैं, बाई T2 माइनस T1, यही तो रेट होगा। माइनस क्यों लगाए हैं, क्योंकि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के टर्म में जब कभी लिखेंगे तो माइनस लगाएंगे, और क्यों लगाएंगे, क्योंकि वो निगेटिव ना हो जाए इसलिए। तो माइनस C2 माइनस C1 बाई T2 माइनस T1। ठीक वैसे ही यहाँ अगर हम इसको कह देते C1 है और यहाँ ये C2 है, तो C1 के करस्पॉन्डिंग टाइम हो गया T1, C2 के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम हो गया T2, यहाँ टाइम T2। तो अगर रेट लिखेंगे तो कोई माइनस नहीं लगाना है, C2 माइनस C1 बाई T2 माइनस T, यही तो बात होगी। लेकिन इस ग्राफ को देखकर आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि शुरू में देखिए तो यहाँ से यहाँ तक रिएक्शन का रेट बहुत फास्ट था, बड़ा तेज़ी से घटा है ये, और उसके बाद धीरे धीरे स्लो होता गया है। यहाँ भी ये शुरू में बड़ा तेज़ी से बढ़ा है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, और बाद में धीरे धीरे घटने लगा है। कहने का मतलब ये हुआ कि रिएक्शन शुरू में बहुत फास्ट होता है, रिएक्शन का रेट जो है वो शुरू में बहुत फास्ट होता है, और जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है वैसे वैसे रिएक्शन का रेट धीमा होने लगता है, स्लो हो जाता है रिएक्शन। जैसे शुरू में अगर मैं दौड़ना शुरू करूंगा तो शुरू में बहुत तेज़ दौड़ूंगा, और जैसे ही 1 किलोमीटर दौड़ लूँगा तो धीरे धीरे स्पीड घटने लगेगा और फाइनली थक के एकदम बैठ जाऊँगा। तो यहाँ वही बात होती है, शुरू में जो है वो रिएक्शन का रेट बहुत ज़्यादा होता है। सपोज कीजिए कि यहाँ से मुझे सारवा जाना है दौड़ के, 15 किलोमीटर है, और 15 किलोमीटर जाने में यहाँ से मैं दौड़ूंगा, वो तेज़ी में दौड़ूंगा, और यहाँ से दौड़ूंगा तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ूंगा। पांडे के दुकान तक जाऊँगा और वहाँ बहुत थक जाऊँगा तो स्पीड मेरा घट के 10 किलोमीटर हो जाएगा। फिर जाऊँगा बलिया चौकी, वहाँ स्पीड मेरा 7 किलोमीटर हो जाएगा। फिर जाऊँगा सारवा ब्लॉक, तो वहाँ स्पीड मेरा और कम हो जाएगा। लेकिन अगर पूरे डिस्टेंस को ट्रैवल करने में मुझे 2 घंटे लगे हैं, तो कोई भी आदमी क्या कैलकुलेट करेगा कि रंजीत कुमार सिंह का स्पीड जो है वो 2 घंटा 7.5 किलोमीटर पर आवर रहा था,
लेकिन आप जान रहे हैं कि शुरू में मेरा स्पीड था 20 किलोमीटर पर आवर, फिर मेरा स्पीड हुआ 10 किलोमीटर पर आवर, फिर मेरा स्पीड हुआ 5 किलोमीटर पर आवर, फिर मेरा स्पीड हुआ 2 किलोमीटर पर आवर। मतलब अलग अलग टाइम इंटरवल पे मेरा स्पीड अलग अलग था। लेकिन किसी ने कैलकुलेट कर लिया, एवरेज कैलकुलेट करने वाले मैथमेटिक्स वाले, उन्होंने कैलकुलेट कर लिया कि रंजीत कुमार सिंह का एवरेज स्पीड जो है, रंजीत कुमार सिंह लगातार यहाँ से 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दौड़ते हुए और पहुँच गए सारवा। रिपोर्ट यही देगा वो, जो कि गलत है। आप समझ रहे हैं? ठीक वही बात यहाँ भी हो गई। एवरेज कैलकुलेट करने वालों ने ये गलत रिपोर्ट दे दिया कि रिएक्शन का जो रेट शुरू में था वही अंत में भी है। ऐसा नहीं है। रिएक्शन का रेट शुरू में ज़्यादा था और जैसे जैसे रिएक्टेंट घटता गया रिएक्शन का रेट स्लो होता गया। ठीक वैसे ही प्रोडक्ट शुरू में बहुत तेज़ी से बढ़ा और जैसे रिएक्टेंट का अमाउंट घट गया, प्रोडक्ट का भी प्रोडक्शन कम हो गया और रेट धीरे धीरे घट गया। लेकिन यहाँ जो आप रेट को डिफाइन कर रहे हैं, यह रेट बता रहा है कि पूरे रिएक्शन के दरमियान रिएक्शन का रेट सेम था, कांस्टेंट था। दैट इज द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पर ये जो रेट हम लिख रहे हैं, above rate which is the average rate of reaction, average rate of the reaction tells that rate is uniform throughout the change, but it is not true. Rate is fast initially and as time passes, जैसे जैसे वक्त बीता है, reactant is consumed and rate becomes slower. तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी रिएक्शन के दरमियान अलग अलग टाइम इंटरवल में रिएक्शन का रेट अलग अलग था और उस अलग अलग रेट को समझने के लिए हम लोगों को एक नया रेट एक्सप्रेशन, एक नया रेट डिफाइन करना होगा और उस रेट को हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जो किसी खास पॉइंट पर हम ये पता लगा सकेंगे कि यहाँ पर इस जगह पर रिएक्शन का रेट क्या था, और वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट, जो पूरे ओवरऑल रेट को तो नहीं बताएगा लेकिन एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ पीरियड के लिए, इंटरवल के लिए रिएक्शन का रेट क्या था ये हमको बता देगा और वो होगा इंस्टेंटेनियस रेट। इस इंस्टेंटेनियस रेट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।